एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केल्विन थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर के स्केल हैं, जो भी केल्विन ने बताया वो हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले मतलब केल्विन से पहले जो भी स्केल थे टेम्परेचर के वो कौन कौन से थे। फर्स्ट वन था मर्करी स्केल या फिर मर्करी थर्मामीटर। सेकंड था आपका गैस थर्मोमीटर, और जो भी आपका थर्ड था वो था प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। ये जो तीन स्केल थे वो टेम्परेचर के स्केल थे। मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के स्केल थे। लेकिन ये तीनों जो स्केल हैं इसमें कैसे काम कर रहा था स्केल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मर्करी थर्मामीटर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर मर्करी के लेवल पे डिपेंड करता था कि वो टेम्परेचर कितना देगा। मतलब क्या इसके अंदर जो भी सब्सटेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है, वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है कि वो जो भी है वो टेम्परेचर का स्केल दे रहा है हमें, मतलब हमें वो टेम्परेचर को बता रहा है। और जो भी गैस है, गैस थर्मामीटर के अंदर क्या था, ये जो भी गैस है गैस के प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि वो टेम्परेचर हमें कितना दिखा रहा है। थर्ड में क्या है, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में जो भी प्लैटिनम है उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, या फिर जो भी मटेरियल हम लेंगे उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि वो हमें टेम्परेचर कितना दिखा रहा था। जो तीनों स्केल हैं जो भी हमने यहाँ पर लिखे, मर्करी है, प्लैटिनम है और गैस थर्मामीटर है, इन तीनों में क्या है, जो भी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है जो भी टेम्परेचर की वैल्यू है। लेकिन केल्विन थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर में केल्विन ने क्या बताया कि स्केल कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो भी मटेरियल है उसकी या फिर जो सब्सटेंस है मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड ना करे। ठीक है, तो उन्होंने जो भी केल्विन ने जो भी स्केल दिया वो किसके ऊपर बेस है, वो हीट इंजन पे बेस है, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं केल्विन थर्मोडायनेमिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या आता है। ये हमें पहले ही पता है क्योंकि हीट इंजन का जो रिजल्ट है वो यूज करके केल्विन जो है वो एक टेम्परेचर का स्केल बनाएगा। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट क्या करना है, जो भी हीट इंजन था उसका रिजल्ट यूज करना है। रिजल्ट कैसे, जो भी हीट इंजन था वो किस तरीके से था, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, ये जो है वो सोर्स है एट ए टेम्परेचर T1, ये जो है वो सिंक है एट ए टेम्परेचर T2। जो भी रिजल्ट था हमारा हीट इंजन का वो क्या आया था, मतलब एफिशिएंसी किसके बराबर आई थी, 1 - T2 डिवाइडेड बाई T1। ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए किसके लिए, जब हम केल्विन थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर को निकाल रहे हैं तब हमें पता है कि जो भी एफिशिएंसी थी हीट इंजन की वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि जो भी हम स्केल चूज करेंगे उसकी एफिशिएंसी भी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। मतलब वो किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का फंक्शन होगा। यहाँ पर इसके सिमिलर ही हम यहाँ पर टेम्परेचर वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम जो भी नोटेशन है वो अलग यूज करेंगे। मतलब जो भी एफिशिएंसी है वो किसका फंक्शन होगा, θ1 और θ2 का। ये हमने कंसीडर किया है कि जो भी एफिशिएंसी है थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर में वो किसका फंक्शन है, θ1 और θ2 का फंक्शन है। θ1 यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। ओके, यहाँ पर θ1 टेम्परेचर है जिसपे ये Q1 हीट को लेगा वर्किंग सब्सटेंस के लिए जहाँ पर वर्क होगा, और देन जो भी θ2 है वो भी टेम्परेचर की वैल्यू है। इस टेम्परेचर पे जो भी Q2 हीट है वो रिजेक्ट होगी सिंक की। तो ये था हमारा जो भी हमने यहाँ पर लिखा है उस चीज़ का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं θ1 और θ2 से। इसके बाद क्या है, बिकॉज हमने एफिशिएंसी को बोला है कि वो फंक्शन है θ1 और θ2 का। अब जो भी एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन के केस में या फिर जो भी हीट इंजन था उसके केस में क्या आई थी, यहाँ पर
वो जो वैल्यू है हमारी Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, एफिशिएंसी को हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है और ये किसका फंक्शन है, थीटा 1 और थीटा 2 का। तो यहाँ से अगर हम 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इक्वल्स टू एफ थीटा 1 और थीटा 2, यहाँ से अगर हम Q2 डिवाइडेड बाई Q1 निकाल लें तो वैल्यू क्या आएगी, Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इक्वल्स टू 1 माइनस एफ थीटा 1 और थीटा 2। यहाँ से अगर हम Q1 डिवाइडेड बाई Q निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ थीटा 1 और थीटा 2। यहाँ से जो भी Q1 और Q2 है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब हम इस वैल्यू को एक अलग फंक्शन का नाम दे रहे हैं जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे। जो भी कंप्लीट वैल्यू है इसको हम मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ थीटा 1 थीटा 2 को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये वैल्यू कैपिटल F से डिनोट किया है, ये भी टेम्परेचर का ही फंक्शन है, थीटा 1 और थीटा 2। यहाँ से Q1 और Q2 आ गया हमारे पास। Q1 और Q2 का मतलब यहाँ पर क्या है कि एट ए टेम्परेचर T1 या फिर थीटा 1 टेम्परेचर पे Q1 हीट सिस्टम क्या करेगा, मतलब वर्किंग सब्सटेंस पे Q1 हीट जाएगी, वहाँ पर वर्क होगा, देन जो भी Q2 हीट है वो रिजेक्टेड टू सिंक। इस बात का ये मतलब है। यहाँ से हम सेकंड क्या बोल सकते हैं, ये जो सिस्टम था अगर हम इस सिस्टम के साथ एक बी और लगा दें, बी मतलब एक सिस्टम बी और अटैच कर दें, देन क्या होगा, जो भी Q2 हीट है वो उसके लिए सोर्स का काम करेगी, देन जो भी वर्क डन होगा वर्किंग सब्सटेंस के अंदर और जो भी बची हुई हीट है वो रिजेक्टेड टू सिंक। देन हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो भी लिखा है इसके बाद हमने लिखना है कि जो भी सिस्टम है, मतलब एक सिस्टम और लिया हमने जिसके लिए जो Q2 है वो किसका काम करेगा, सोर्स का काम करेगा, और Q3 भी हम मान लेंगे बिकॉज Q2 अगर सोर्स मान रहे हैं तो जो भी Q3 है वो हम मानेंगे कि इतनी हीट देन सिंक रिजेक्टेड टू सिंक। ओके, तो हम नेक्स्ट सिस्टम के लिए इसी वैल्यू को कैसे लिखेंगे, इसके बाद Q2 डिवाइडेड बाई Q3 इसको हम लिखेंगे, ये फंक्शन है बिकॉज यहाँ पर 1 और 2 था तो यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 है, यहाँ पर जो है Q2 डिवाइडेड बाई Q3 है तो ये फंक्शन होगा थीटा 2 का और थीटा 3 का। अब इस स्टेप के बाद हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों सिस्टम जो अभी हमने माने थे, जो भी Q1 और Q2 की वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इक्वल्स टू फंक्शन है थीटा 1 और थीटा 2 का। इसको हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जब हम रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद क्या है, अगर हम इन दोनों सिस्टम के साथ में, सपोज सिस्टम हमने इस तरीके से लिए थे 1 एंड 2, इसके साथ ही हमने एक सिस्टम और अटैच कर दिया, थर्ड सिस्टम, जो कि क्या करेगा कि 1 से हीट को लेगा, वर्किंग सब्सटेंस मतलब वर्क डन होगा, जो भी मटेरियल या फिर जो भी सिस्टम हमने लिया है, उसके बाद जो भी हीट बचेगी वो कहाँ पर जाएगी, सिंक के पास, दैट इज थर्ड, मतलब थर्ड केस की बात कर रहे हैं ये, कि थर्ड केस क्या करेगा, Q1 हीट को 1 से लेगा, देन जो भी रिजेक्टेड हीट कहाँ जाएगी, Q3 रिजेक्टेड हीट होगी जो कि सिंक के पास जाएगी। तो यहाँ से अगर तीसरा सिस्टम अगर हम मान रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ थर्ड सिस्टम is attached या फिर coupled is coupled to system 1 and system 2, then Q1 heat सिस्टम जो भी थर्ड है वो Q1 हीट को अब्जॉर्ब करेगा एंड जो भी Q3 हीट है
उसको रिजेक्ट करेगा, इज रिजेक्टेड टू Q3 एट टेम्परेचर θ3, ये आपका थीटा है θ3। तो इसी तरीके से यहीं से इंस्पायर होके हम इस सिस्टम के लिए जो भी हीट है उसको कैसे लिखेंगे, Q1 डिवाइडेड बाई Q3 इक्वल्स टू, फंक्शन होगा किसका 1 और 3 है, तो यहाँ पर टेम्परेचर लिखेंगे 1 और 3। इसके बाद क्या करना है हमें, जो भी आपकी फर्स्ट, ये भी इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं इक्वेशन, इसको थर्ड मान लेते हैं। अगर हम फर्स्ट को और थर्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर हमें लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अगर हम Q1 डिवाइडेड बाय Q2 को मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर इस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट को राइट के साथ, तो Q1 डिवाइडेड बाय Q3 इज इक्वल टू F, ये कैपिटल F है, θ1 और θ2 मल्टीप्लाई θ1 और θ3। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वेशन फर्स्ट की और थर्ड की होगी, बिकॉज इसके बाद जो भी बचेगा वो हमारे पास Q1 और Q3 बचेगा। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन 1 की और 2 की करेंगे तो यहाँ पर आएगा Q2 डिवाइडेड बाय Q3 और यहाँ पर आएगा 2। इसके बाद Q2 से Q2 हमें पता है कि कैंसिल हो रहा है, और वैसे भी अगर जो भी फर्स्ट सिस्टम है और सेकंड सिस्टम थर्ड सिस्टम के साथ कपल हो रहे हैं तो जो भी सिस्टम है वो बीच में से कट हो रहा है, बिकॉज जो भी Q1 हीट है एक सिस्टम से जा रही है और Q3 सिस्टम उसकी सिंक है और Q1 उसकी सोर्स है, देन ये जो सिस्टम है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और मैथमेटिकली भी हमें दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर वैल्यू कैंसिल हो रही है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, Q1 डिवाइडेड बाय Q3 इक्वल्स टू दिस एंड मल्टीप्लीकेशन दिस। अब Q1 डिवाइडेड बाय Q3 है ये, अब हमें Q1 डिवाइडेड बाय Q3 थर्ड इक्वेशन से पता है किसके बराबर है, F θ1 θ3। अब इसकी जगह पे मतलब Q1 डिवाइडेड बाय Q3 की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको कैसे लिखेंगे, F θ1 और θ3। ये हमारी इक्वेशन है टेम्परेचर स्केल की। अब यहाँ पर हमें पता है कि θ1 θ2 सारा कुछ क्या है, सिंपली इसके भी रिजल्ट में क्या आ रहा है, अल्टीमेटली θ1 और θ2 मतलब सिर्फ टेम्परेचर की वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है वो, θ1 और θ2 पे, यहाँ पर कोई भी वर्किंग सब्सटेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी इक्वेशन को अगर हम किसी अनदर फंक्शन की मतलब इसको हम दूसरे फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको जो भी अगर हम F θ1 और θ2 को ये मान लेते हैं कि ये अनदर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, और वो भी जो भी अनदर फंक्शन है उसको यहाँ पर हमने क्या मान लिया कि ये φ1 है और ये क्या है φ2 है। अब यहाँ से इसी तरीके से हम अभी हमने 1 2 को लिखा है, हम 1 3 को भी लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर θ1 और θ2 लिखा था, अगर Q2 मतलब फर्स्ट 2 इक्वेशन की मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पर Q2 और Q3 आएगा। तो इसी तरीके से 1 2 को लिखा है, 2 3 को लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, यहाँ पर φ θ2 θ3। तो F θ1 और θ2 को स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि ये किसके बराबर है, Q1 डिवाइडेड बाय Q2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 किसके इक्वल है, फंक्शन है ये θ1 φ θ2 का। थीटा और Q1 एक जैसा दिखाई दे रहा तो हम थीटा को ऐसे बनाएंगे पूरे डेरिवेशन में। इसके बाद अगर हम फाई θ1 को τ1 बोल दें और फाई θ2 को अगर हम τ2 बोल दें,
मतलब तो इसका टेम्परेचर ही रहना है, चाहे हम फाई यूज कर रहे हैं या फिर हम यहाँ पर फंक्शन यूज कर रहे थे। अगर एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की किसके बराबर थी, एफिशिएंसी बराबर थी हमारी Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम Q1 डिवाइडेड बाय Q2 को φ1 डिवाइडेड बाय τ1 डिवाइडेड बाय τ2 पुट कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, इसको वैल्यू को पुट करेंगे तब तो हमारे पास आएगा τ2 डिवाइडेड बाय τ1। मतलब जो भी एफिशिएंसी है वो किसके बराबर आई, τ2 डिवाइडेड बाय τ1, 1 माइनस τ2 डिवाइडेड बाय τ1, ये आपकी एफिशिएंसी है। इसके बाद अगर हम रिजल्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से मतलब टॉपिक हमने किसको लेकर किया है, हीट इंजन को, तो जो भी रिजल्ट है वो भी हमारा हीट इंजन जैसा ही आया है। मतलब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, सिर्फ τ1 और τ2 की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि एफिशिएंसी कितनी आने वाली है, वो नहीं डिपेंड करता कि जो भी वर्किंग सब्सटेंस था वो क्या था। तो यहाँ से जो भी एफिशिएंसी है वो हमारी आ गई, मतलब ये टेम्परेचर का स्केल है एक तरीके से, और उसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर। इससे नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो यहीं से बनता है। टॉपिक मतलब जस्ट इसके अंदर डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन क्या है, एब्सोल्यूट जीरो ऑन वर्क स्केल। इसको हम क्या बोलेंगे, जो भी ऊपर टॉपिक है इसको हम वर्क स्केल भी बोल सकते हैं। तो सेकंड यानी कि एब्सोल्यूट जीरो ऑन वर्क स्केल में हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट हमें सबसे पहले यही लिखना है जब हम टॉपिक सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी किसके बराबर है, 1 माइनस τ2 डिवाइडेड बाय τ1 या फिर 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। यहाँ पर एफिशिएंसी अगर हम 1 की बात करें कि चाहिए हीट इंजन की, तो τ2 को क्या होना पड़ेगा, 0। τ2 के 0 होने का मतलब है कि Q2 भी किसके बराबर होगा, हमारा 0 के बराबर। इसका मतलब तो ये है जो हमने यहाँ पर लिखा है कि नो हीट इज रिजेक्टेड टू सिंक, नो हीट इज रिजेक्टेड टू सिंक। मतलब सिस्टम को जितनी सपोज Q1 अमाउंट हीट हमने प्रोवाइड की थी, देन पूरी की पूरी Q1 हीट वर्किंग सब्सटेंस ने यूटिलाइज कर ली। रिजेक्ट करने के लिए, सिंक को रिजेक्ट करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये कब पॉसिबल है, मतलब Q2 की वैल्यू 0 का होने का मतलब क्या है कि τ2 वैल्यू 0 है। तो जो ये τ2 0 है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो ऑन वर्क स्केल। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज ए, यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे हम, इट इज डिफाइंड एज ए, इट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर at which temperature मतलब टेम्परेचर की वो वैल्यू है, मतलब τ2 क्या है यहाँ पर 0 है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको एब्सोल्यूट जीरो बोल रहे हैं, परफेक्टली जीरो वैल्यू किसकी, τ2 की। इट इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच सिस्टम अंडरगो isothermal reversible process is completed without rejecting any heat to sink। इस तरीके से हम क्या डिफाइन करेंगे, एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये है कि जो τ2 है उसकी वैल्यू 0 है, मतलब जो भी आपका सिंक है उसमें कोई भी हीट जो है वो रिजेक्टेड नहीं हुई है, उसको हम बोलते हैं 0 है। अगर ऐसा है कि सिंक का जो टेम्परेचर है वो 0 है, कोई हीट रिजेक्ट नहीं हुई सिंक को, तो एफिशिएंसी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है हीट इंजन की। ये सिर्फ डेफिनेशन है, अभी हमने ये पढ़ा है
कि सिंपली डेफिनेशन क्या थी। अब ये सही है या नहीं है वो हम थर्ड टॉपिक में करेंगे, जो भी अनअटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो है। अगर हमें सपोज कि एफिशिएंसी हीट इंजन की ग्रेटर देन 1 चाहिए, ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है कि जो टाउ 2 है उसकी वैल्यू क्या हो, अब तक हमने 0 ली थी, उसकी वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट करें कि एफिशिएंसी ग्रेटर आ जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। इसके ग्रेटर आने के लिए तो क्या होना चाहिए, टाउ 2 की वैल्यू को 0 से भी कम पे होना चाहिए, लेकिन 0 केल्विन जो है वो लास्ट मतलब सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। 0 केल्विन से अगर हमें माइनस में करना है टेम्परेचर तो उसके लिए अलग से प्रोसेस होते हैं। यहाँ तक मतलब थर्मोडायनेमिक्स तक ऐसा कुछ नहीं है कि 0 केल्विन से हम माइनस जो भी माइनस केल्विन तक हम वैल्यू पहुँच जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब तक सिर्फ 0 केल्विन ये भी एक्वायर करना बहुत डिफिकल्ट है, 0 केल्विन को भी। और यहाँ पर तो ये बोल रहा है कि एफिशिएंसी अगर हमें ग्रेटर देन 1 चाहिए हीट इंजन की तो टाउ 2 की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0 होना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू ग्रेटर आ सकती है। ये था सिंपली डेफिनेशन आपकी कि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है। उसके बाद क्या है, अनअटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, कि ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम एब्सोल्यूट जीरो को एक्वायर कर सकें। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, बिकॉज यहाँ पर हमने बोला कि एफिशिएंसी 1 चाहिए, मतलब टाउ 2 को 0 बना दिया हमने, लेकिन टाउ 2 को हम 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने टाउ 2 को 0 कर दिया तो इसका मतलब है कंप्लीट हीट जो भी Q1 हमने सिस्टम को प्रोवाइड की थी वो कंप्लीट यूटिलाइज होगी एज ए वर्क, कोई भी हीट जो है वो सिंक के पास नहीं गई। लेकिन ये अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो अब हम थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो ये जो है वो होल्ड नहीं करता, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट में कि जो भी एब्सोल्यूट जीरो है उसको हम अटेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली इतना ही लिखेंगे कि टाउ 2 0 या फिर Q2 0 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये रूल्ड आउट करता है, रूल्ड आउट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिंपली अगर हम 0 केल्विन की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर हम कब कम करते हैं, जब हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी चीज़ को हम सॉलिडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें हीलियम गैस को सॉलिडिफाई करना है तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा। कम का मतलब है कि जितना पॉसिबल हम कर सकते हैं उतना हम कम करने की कोशिश करें। उसमें भी, उस केस में भी यहाँ पर लिख सकते हैं, केस डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमें सपोज हीलियम गैस को सॉलिडिफाई करना है तो टेम्परेचर कम करना होता है, वहाँ पे भी 0 केल्विन हम एक्वायर नहीं कर पाते, उसमें भी हम सिर्फ 1 केल्विन तक ही काम करते हैं। 1 केल्विन टेम्परेचर इसका लोवेस्ट टेम्परेचर है कि इतना टेम्परेचर अगर हम कर दें तो वो क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाइड हो जाएगी। तो ये था आपका टॉपिक अनअटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।